तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर लॉ। यानी कि इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक क्या होता है इसको समझेंगे और थर्मोडायनेमिक के जितने भी लॉ है, जैसे कि जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे और हमारा जो थर्ड लॉ है यानी कि थर्मोडायनेमिक के सभी लॉ को इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ये थर्मोडायनेमिक क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके जो नियम है वो सारे नियम को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये जो थर्मोडायनेमिक है ये दो वर्ड से बना है। पहला क्या है तो थर्मो और दूसरा क्या है तो डायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, या इसको हम लोग चेंज बोलते हैं। मोशन या चेंज है ना। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, मोशन या चेंज। यानी कि हीट जो है वो मूव कर रहा हो या उसमें हीट के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। तो यहां पे आप जो हीट है इसको आप लिख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी जो है वो मूव कर रहा है, थर्मल एनर्जी इन मोशन। यानी कि थर्मल एनर्जी क्या है, मोशन में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक। यानी कि एनर्जी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलेंगे। या आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल बॉडी में जो हमारा हीट है या उसका मोशन जो है, हीट का मोशन जो है उसका स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक कहलाता है। और ये जो थर्मोडायनेमिक यानी कि हीट जो है मोशन में है, इसका तीन नियम है। तो सबसे पहला जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ। ये जो नियम है ये बहुत ही सिंपल नियम है। इसमें क्या बोला गया कि देखिए, एक बॉडी, ऐसे मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक हमारा ऐसे बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में यहाँ पे मैं ऐसे तीन इसमें सेपरेटर टाइप का बना रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, ऐसा हमारा कुछ सिस्टम है जिसमें यहाँ पे हमारा कोई बॉडी ए है, यहाँ पे कोई बॉडी बी है और यहाँ पे कोई बॉडी सी है। अब इसका जो टेम्परेचर है, बी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, और ए का भी कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और सी का मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस इसका बॉडी का हीट है, यानी कि उसका टेम्परेचर है। और यहाँ पे ये जो रेड वाला जो लगा है ये मतलब ये क्या है, एक इंसुलेटर है जो कि यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर नहीं होने देगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये इंसुलेटर नहीं है, यहाँ से क्या है, हीट एक्सचेंज कर रहा है। तो मान लीजिए पहले ये 40 डिग्री सेल्सियस था, ये 60 था, लेकिन अभी क्या हो गया, हीट ट्रांसफर हो रहा है इसके बीच में। तो अभी इसका टेम्परेचर जो है वो दोनों बराबर, यानी कि अगर हमारा दो बॉडी जो है ए और बी, दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि थर्मल यानी कि टेम्परेचर दोनों का इक्वल है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और तीसरा बॉडी जो है वो थर्मली इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारा अगर हीट का ट्रांसफर होने के लिए वहां पे पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे हीट का ट्रांसफर हो, तब हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि हमारा जो थर्ड बॉडी है इसका भी टेम्परेचर जो है वो फर्स्ट और सेकंड बॉडी के टेम्परेचर के समान हो जाएगा। तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि हमारा जो हीट है वो क्या होगा, इधर ट्रांसफर होने लगेगा। तो अब इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर, यानी कि तीनों जो बॉडी है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी कि तीनों का जो टेम्परेचर है कुछ देर में, मान लीजिए इसका 45 हो जाएगा, इसका भी एग्जांपल ले रहा हूं, इसका भी 45, इसका भी 45 टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये जीरोथ लॉ मतलब स्टार्टिंग में बस यही बोला गया है कि दो बॉडी अगर थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तीसरा बॉडी को रखेंगे तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, मतलब इससे ये थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, ये जो है इससे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये था हमारा बहुत ही सिंपल तरीका का नियम।
पहला नियम। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नियम, यानी कि इसमें क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम आप बोलेंगे। यानी कि हमारे यूनिवर्स में, पूरा हमारे वर्ल्ड में जो एनर्जी है वो कंजर्व है, वो सुरक्षित है, उसमें उसको हम लोग न नष्ट कर सकते हैं और न ही उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एनर्जी मौजूद है वो क्या है, कंजर्व फॉर्म में है, संरक्षित है। उसमें हम लोग न ही कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और न ही कोई एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि अगर कोल की बात करें, कोल जो है, कोल तो हम लोग नेचुरली क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा नीचे अगर धरती के नीचे जा रहा है तो दबा है, तो कोल जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ। ये ऐसा नहीं कि हम लोग इसको बनाए, ये क्या है, नेचुरली प्रोसेस, जो भी हमारा एनर्जी था उसके चलते ये हमारा प्रोड्यूस हुआ। अब इस कोल को हम लोग जब बर्न करते हैं तो इससे क्या होता है, हीट लिबरेट होता है और इस हीट से हम लोग क्या करते हैं, वर्क प्रोड्यूस करते हैं, है ना। यानी कि हमारा थर्मोडायनेमिक में जनरली होता क्या है कि हम लोग हीट से वर्क प्रोड्यूस करते हैं या वर्क से हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि दोनों का एग्जांपल देखिए, हीट से वर्क, जो हमारा स्टीम टरबाइन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। स्टीम जो है वो टरबाइन को देते हैं जिससे टरबाइन घूमता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है, टरबाइन रोटेशन होता है जिससे हमें पावर जनरेशन मिलता है। अब यहाँ पे आता है वर्क से हीट कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम लोग अपने हैंड को ऐसे रब करें, ठंड के दिन में हैंड को रब करेंगे तो हमारा हाथ जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि हम लोग इधर वर्क किए और हमें क्या मिल गया, हीट मिल गया। यानी कि हीट और वर्क जो है वो इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। यही हमारा थर्मोडायनेमिक में बोला गया है। तो ये वाला जो नियम है, फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें यही बोला गया है कि जो एनर्जी है वो नाइदर क्रिएटेड, उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नाइदर डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग कोल को वर्क में कन्वर्ट कर लिए, कोल को हीट में किए, हीट के बाद वर्क में कर लिए, वर्क यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग केवल जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसका अगर हम लोग फर्स्ट लॉ का अगर बात करें तो इसका आप फॉर्मूला देखे होंगे, क्या होता है। देखिए किसी भी बॉडी में जब हम लोग हीट देते हैं तो किसी भी बॉडी का जो कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। तो मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी मतलब कि अंदर, उस बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। खाना खा लेते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी और बढ़ जाता है, यानी कि पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो किसी भी बॉडी का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो मान लीजिए कि हमारा जिस बॉडी को हम लोग हीट दे रहे हैं, यानी कि उसका पहले क्या था, U1, यानी कि हमें इंटरनल एनर्जी U1 था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हीट दिए तो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। जैसे हम लोग खाना खाएंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी अब क्या होगा, U2 हो गया। और हम लोग खाना खा लेंगे तो काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 प्लस W। U2 माइनस U1 को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा U प्लस W। ये डेल्टा U कुछ और नहीं है, बस कि हमारा जो बॉडी है वो हीट देने की वजह से उसके इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है, W मतलब हमें इसके जो हमने हीट दिया उसे क्या हमें आउटपुट मिला, क्या हमें वर्क मिला। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट लॉ में ये फॉर्मूला डिस्कस किया गया है कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये डेल्टा U कहाँ से आया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है थर्ड, जिसमें हम लोग बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहला जो है, इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे सेकंड है इसमें दो स्टेटमेंट है, इसको हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। पहला होगा केल्विन
प्लैंक, और दूसरा जो स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्लाउसियस। ठीक है, कैल्विन, प्लैंक और क्लाउसियस, दो स्टेटमेंट जो है वो सेकंड लॉ के अंदर दिया गया है। इस लॉ में क्या बताया गया है कि हमारा पहला जो, अगर कैल्विन प्लैंक की बात करें तो इसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है, कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। यानी कि जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें कि कार में हम लोग क्या देते हैं, वो डीजल इंजन है या गैस इंजन है या हमारा पेट्रोल इंजन है, तो उसमें हम लोग जो भी फ्यूल से बना है वो फ्यूल हम लोग देते हैं। तो फ्यूल जब देते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार जो है उसके अंदर फ्यूल का कंबस्शन होता है, हीट लिबरेट होता है, जिससे हमारा क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट होता है और हमारा गाड़ी मूव करता है। यानी कि फाइनली हमें कार जो है वो फ्यूल से मूव करने लगता है। लेकिन वो फ्यूल का कंबस्शन के दौरान आप देखे होंगे कि सराउंडिंग में भी कुछ अमाउंट में हीट लिबरेट होता है, या जो हमारा स्मोक निकलता है, यानी कि हमारा इंजन से जो स्मोक निकलता है वो भी कुछ अमाउंट में हीट को कैरी करके निकलता है। यानी कि जितना हीट था, हम लोग जितना कंबस्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस किए, वो सभी हीट को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और यही जो स्टेटमेंट है वो कौन दिया था, तो कैल्विन प्लैंक नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि नो मशीन कैन परफेक्टली एफिशिएंट, यानी कि वो कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो। ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो। ये जो स्टेटमेंट था वो कैल्विन प्लैंक का था। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा हीट है, जो हम लोग यहाँ पे जीरोथ लॉ में बात किए, उसमें हम लोग क्या देखे कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है। यही चीज इन्होंने बोला कि कभी भी हमारा जो हीट का फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। अगर आपको लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तरफ हीट का फ्लो करवाना है तो आपको कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। जो क्लाउसियस स्टेटमेंट है इसको हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमारे घर में रेफ्रिजरेंट होता है, यानी कि जो हमारा फ्रिज होता है, वो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप देखे होंगे कि फ्रिज में जो टेम्परेचर रहता है वो बाहरी टेम्परेचर, यानी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कंप्रेसर का यूज करते हैं, जिसको हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। यानी कि हम लोग जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम मेंटेन नहीं होगा। यानी कि हमें अगर टेम्परेचर कम मतलब कि लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अगर हीट का ट्रांसफर करवाना है तो हमें बाहरी कोई ना कोई एक्सटर्नल मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कि इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल समझिए, अगर चाय है, एक कप चाय आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दिए और चाय बहुत गर्म है, कुछ देर बाद देखेंगे कि चाय बिना किसी एक्टिविटी का वो ठंडा हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको बोला जाए कि चाय, ठंडा चाय को रख दीजिए और बोल दीजिए इसको वेपर बना दो, तो कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि हीट जो है कभी भी हाई, चाहे पहले हायर टेम्परेचर था तो लोअर एटमॉस्फेरिक लोअर टेम्परेचर था तो उधर ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन हमारा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है अपना टेम्परेचर डाउन करके चाय को बॉयल कर दे। ऐसा एक्टिविटी करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यानी कि लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में आपको हीट का ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही जो स्टेटमेंट है वो क्लाउसियस स्टेटमेंट दिए हैं। मूविंग हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रिक्वायर एनर्जी। देखिए यहां पे हम लोग दोनों स्टेटमेंट को याद करने का तरीका क्या है। क्लाउसियस यानी कि आप इसको C याद कीजिए, डिग्री सेल्सियस याद कीजिए,
डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर का यूनिट होता है। तो हम लोग क्लासियस स्टेटमेंट में डायरेक्टली हम समझेंगे कि ये जो बात किया है वो टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है, यानी कि हमारा जो हीट का फ्लो होगा वो कभी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। अगर आपको कोल्ड से हॉट की तरफ हीट का ट्रांसफर करना है तो कुछ ना कुछ उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है। उसके बाद हमारा केल्विन प्लैंक का बात करें तो इसमें डायरेक्ट बोलता है कि कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया गया है जो कि 100% एफिशिएंट हो, यानी कि 100% जो है वो जितना हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट करे। हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट करने के लिए कोई भी ऐसा मशीन जो है वो बनाया नहीं गया है, यही हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में बताया गया। तो इस तरह से जीरोथ फर्स्ट सेकंड लॉ हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो है थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ हो जाएगा, जो कि है थर्ड लॉ, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी इसमें क्या होता है, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई हमारा, अगर मान लीजिए कोई हमारा बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद हैं। इसके अंदर हमारा बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लोग ये समझ लिए कि इसके अंदर क्या है, हमारा स्टीम है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग स्टीम रखे हैं, ये स्टीम है ना। तो स्टीम अगर रहेगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही फास्ट मैनर में मूवमेंट होगा, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये डिसऑर्डर कंडीशन में रहेंगे, यानी कि बहुत ही बिखरे उखरे कंडीशन में रहेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना क्या होता है, ये डिसऑर्डर रहेगा। और जितना ही इसका टेम्परेचर कम करते जाए, अब जैसे ये क्या था, अभी स्टीम था, अब इसका हम लोग टेम्परेचर डाउन करके इसको इतना टेम्परेचर कर दिया कि ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो उस समय आप देखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूल है, स्टीम का जो मॉलिक्यूल्स है उससे इसका जो रैंडमनेस है, मतलब जो इधर उधर डिसऑर्डरनेस है, वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो मॉलिक्यूल है का मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस, ये भी क्या हो रहा है, रैंडमनेस क्या होगा, डाउन होगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका रैंडमनेस इंक्रीज होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे मॉलिक्यूल का जो रैंडमनेस है वो एकदम शून्य हो जाता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है। वो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का जो रैंडमनेस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ला देंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कि 0 केल्विन, या आप इसको 273.15 के करीब में रहता है डिग्री सेल्सियस, निगेटिव 273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर ला दें, यानी कि सबसे पहले हमारा स्टीम था, स्टीम से हम लोग वाटर लाए, वाटर से और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्रिस्टल, यानी कि हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म में जो रहते हैं उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट एकदम जीरो हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल का मूवमेंट जीरो। इसका मतलब कि इसका एंट्रोपी, मॉलिक्यूल का मूवमेंट को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, यानी कि एंट्रोपी जीरो हो जाता है। तो इस थर्ड लॉ में केवल यही बताया गया है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल सबस्टेंस विल बी जीरो, यानी कि हमारा जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं उसका टेम्परेचर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ला दें तो हमारा जो एंट्रोपी होगा उस क्रिस्टल का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा थर्मोडायनेमिक्स के
जो सभी नियम है जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड का दोनों स्टेटमेंट और थर्ड लॉ, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ एंट्रोपी का डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो वीडियो है डिस्कस करने का बस केवल एक ही मोटिव है, एक कमेंट था कि बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का ये जो वीडियो है ये इसका रेफरेंस वीडियो रहेगा, इसीलिए पहले मैं इसको डिस्कस कर लिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।